की कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सुना है मैंने कि चीन में एक बहुत बड़ा विचारक लाओ त्से पैदा हुआ। लाओ त्से के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। लाओ त्से के संबंध में ये बड़ी हैरानी की बात कही जाती रही है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। इस पर भरोसा आना मुश्किल, मुझे भी भरोसा नहीं और मैं भी नहीं मानता कि कोई आदमी बूढ़ा पैदा हो सकता है। लेकिन जब मैं इस हमारे भारत के लोगों को देखता हूं तो मुझे लाओ त्से की कहानी पर भरोसा आना शुरू हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में तो सारे लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं। मुझे कहा गया है कि युवक और भारत के भविष्य के संबंध में थोड़ी बातें आपसे कहूं तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुनाई नहीं पाता, देखकर लाओ त्से की कहानी सच मालूम पड़ने लगती है। इस देश में जैसे हम सब बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़े आदमी से मतलब सिर्फ उस आदमी का नहीं है जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी का शरीर बूढ़ा हो और आत्मा जवान हो, लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। आदमी का शरीर जवान हो और आत्मा बूढ़ी हो। भारत के पास भी जवानों की कोई कमी नहीं, लेकिन जवान आत्माओं की बहुत कमी है। और जवान आत्मा को बनाने वाले जो तत्व हैं, उनकी बहुत कमी है। चारों ओर युवक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन युवक होने के जो बुनियादी आधार हैं, उनका जैसे हमारे पास बिल्कुल अभाव है। मैं कुछ प्राथमिक बातें आपसे कहूं। पहली तो बात, युवक मैं उसे कहता हूं जिसकी नजर भविष्य की ओर होती है, फ्यूचर की ओर होती है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। और बूढ़ा मैं उस आदमी को कहता हूं जो पास्ट ओरिएंटेड है, जो पीछे की तरफ देखता रहता है। अगर हम बूढ़े आदमी को पकड़ लें तो वो सदा अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ मिलेगा। वो पीछे की बातें सोचता हुआ, पीछे के सपने देखता हुआ, पीछे की याददाश्त करता हुआ मिलेगा। बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे की तरफ ही देखता है। आगे की तरफ देखने में उसे डर भी लगता है, क्योंकि आगे सिवाय मौत के, सिवाय मरने के और कोई दिखाई बात पड़ती भी नहीं। जवान आदमी भविष्य की तरफ देखता है, और जो कौम भविष्य की तरफ देखती है वो जवान होती है। जो अतीत की तरफ, पीछे की तरफ देखती है वो बूढ़ी हो जाती है। ये हमारा मुल्क सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदी रहा है। हम सदा ही पीछे की तरफ देखते हैं, जैसे भविष्य है ही नहीं, जैसे कल होने वाला नहीं है। जो बीत गया कल है वही सब कुछ। ये जो हमारी दृष्टि है ये हमें बूढ़ा बना देती है। अगर हम रूस के बच्चों को पूछें तो वे चांद पर मकान बनाने के संबंध में विचार करते मिलेंगे। अगर अमेरिका के बच्चों को पूछें तो वे भी आकाश की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अगर हम भारत के बच्चों को पूछें तो भारत के बच्चों के पास भविष्य की कोई भी योजना, भविष्य की कोई कल्पना, भविष्य का कोई भी स्वप्न, भविष्य का कोई उटोपिया नहीं है। और जिस देश के पास भविष्य का कोई उटोपिया न हो, वो देश भीतर से सड़ना शुरू हो जाता है और मर जाता है। भविष्य जिंदा रहने का राज, भविष्य के कारण ही आज हम निर्मित करते हैं, भविष्य के लिए ही आज हम जीते और मरते हैं। जिनके मन में भविष्य की कोई कल्पना खो जाए
उनका भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस मुल्क ने न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में भविष्य की तरफ देखना बंद करके अतीत की तरफ ही देखना तय कर रखा है। हम अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे, अतीत के महापुरुषों का स्मरण करेंगे, अतीत की सारी बातें हमारे मन में बहुत स्वर्ण की होकर बैठ गई हैं। बुरा नहीं है कि हम अतीत के महापुरुषों को याद करें, लेकिन खतरनाक हो जाता है अगर भविष्य की तरफ देखने में हमारी स्मृति बाधा बन जाए। कार हम चलाते हैं तो पीछे भी लाइट रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी गाड़ी में सिर्फ पीछे ही लाइट हो और आगे लाइट हम तोड़ ही डालें तो फिर दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। गाड़ी में भी रियर व्यू मिरर रखना पड़ता है, एक दर्पण रखना पड़ता है जिसमें से पीछे से दिखाई पड़े, लेकिन ड्राइवर को हम पीछे की तरफ मुंह करके नहीं बैठा सकते। अतीत का इतना ही उपयोग है जितना रियर व्यू मिरर का एक कार में उपयोग होता है। पीछे का भी हमें दिखाई पड़ता रहे ये जरूरी है, लेकिन चलना भविष्य में है, बढ़ना आगे है, और अगर भविष्य की तरफ देखने वाली आंखें बंद हो जाएं तो दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। भारत का 2000 साल का इतिहास एक्सीडेंट्स का, दुर्घटनाओं का इतिहास। इन 2000 सालों में हम सिवाय गड्ढों में गिरने के किन्हीं ऊंचाइयों पर नहीं उठे। गुलामी देखी है, गरीबी देखी है, बहुत तरह की दीनता और बहुत तरह की परेशानी देखी है, और आज भी हमारे पास भविष्य की कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम ये सोच सकें कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकेगा। वरन जवान से जवान आदमी से भी बात की जाए तो वो भी यही कहता हुआ मिलेगा कि कल और स्थिति के बिगड़ जाने का डर, रोज चीजें बिगड़ती चली जाएंगी, ऐसी हमारी धारणा है। इस धारणा के पीछे कुछ कारण, हमने अपने उटोपिया को पास्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है। इस देश में हमने जो समय की धारणा की है, जो हमारा टाइम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका, अब आने वाला युग बुरा होगा। सतयुग हो चुका, कलयुग हो रहा है, और रोज हम अंधकार में उतरते चले जाएंगे। जो भी अच्छा था वो बीत चुका। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, जो भी अच्छे लोग हो सकते थे वो हो चुके। अब भविष्य में जैसे कोई अच्छे होने का हमें उपाय नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, जो भविष्य में अच्छे आदमियों को पैदा हम न कर पाए तो हमारे अतीत के अच्छे आदमी झूठे मालूम पड़ने लगेंगे। अगर हम भविष्य में और श्रेष्ठताएं न छू सके तो हमारे अतीत की सारी श्रेष्ठताएं काल्पनिक और कहानियां मालूम पड़ने लगेंगी, क्योंकि बेटा बाप का सबूत होता है, और अगर बेटे गलत निकल जाएं तो अच्छे बाप की बात सिर्फ मन भुलाने की बात रह जाती, वो गवाही नहीं रह जाता। भविष्य तय करेगा कि हमने अतीत में राम को पैदा किया या नहीं पैदा किया। अगर हम भविष्य में राम से बेहतर आदमी पैदा कर सकते हैं तो ही हमारे राम सच्चे साबित होंगे। अगर हम राम से बेहतर आदमी पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया हमसे कहेगी कि राम सिर्फ कहानी है, यह आदमी तुमने कभी पैदा किया नहीं। अगर हम भविष्य में भीख मांगेंगे तो कोई मानने को राजी न होगा कि हमारे पास स्वर्ण की नगरियां थी, और अगर भविष्य में हम सिर्फ गुंडे और बदमाशों को पैदा करेंगे तो नानक पर कितने दिन तक भरोसा रह जाएगा कि ये आदमी हुआ था। ये बहुत ज्यादा दिन तक भरोसा नहीं रह जाएगा। इसलिए पीछे के अच्छे आदमियों को याद करना काफी नहीं है। अगर सच में ये अच्छे आदमी हुए हैं, हम ऐसा दुनिया को कहना चाहते हो, तो हमें इनसे भी बेहतर आदमी रोज पैदा करने होंगे। जो रोज ऊंचाइयां चढ़ते हैं वे ही गवाही दे सकते हैं कि उनके अतीत में भी उन्होंने ऊंचाइयां छुई होंगी। लेकिन अगर हम रोज गड्ढों में गिरते चले जाएं तो फिर दुनिया हमसे कहेगी कि अक्सर भिखमंगे सपने देखते हैं कि उनके बाप सम्राट थे, लेकिन ये सपनों से कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि भिखमंगे कंसोलेशंस खोज रहे हैं, सांत्वनाएं खोज रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। भूखा आदमी रात में सपना देखता है राजमहल में निमंत्रण मिलने का, लेकिन रात का सपना ये नहीं बताता कि राजमहल में निमंत्रण मिला है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे इतना ही पता चलता है कि वह आदमी दिन में भूखा रहा है। हम जब अतीत की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं तो शक पैदा होता है,
और जब हम पीछे के लोगों की बहुत गौरव गरिमा की बात करते हैं तो शक पैदा होता है, क्योंकि दुनिया हमें देखती है। हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम जगत गुरु थे, लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को सिखा सकें। सारी चीजें हमें दूसरों से सीखनी पड़ रही हैं। ये जगत गुरु की नासमझी की बात बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगी, और आज नहीं कल अगर दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगे और हमसे कहने लगे कि हम जगत गुरु होने का ख्याल इसीलिए मन में पैदा कर लिए हैं क्योंकि हम सारे जगत के शिष्य हो गए हैं, और इस बात को बुलाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य न होगा। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी हमको बनाना हो तो सारी दुनिया में कहीं और हमें सीखने जाना पड़ता है। आज हमारे पास सिखाने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। आज हम दुनिया को कुछ भी सिखा नहीं सकते, लेकिन हम ये बात कहे चले जाएंगे कि हम कभी दुनिया के गुरु थे। ध्यान रहे, जब कोई कौम ये बात करने लगती है, पास्ट टेंस में जब कोई कौम बोलने लगती है, तो समझ लेना कि वो दीन हो गई। जब कोई कहने लगे कि मैं अमीर था, तब समझ लेना कि वो गरीब हो गया है। और जब कोई कहने लगे कि मैं ज्ञानी था, तब समझ लेना कि वो अज्ञान में गिर गया है। और जब कोई कहने लगे कि कभी हमारी शान थी, तो समझ लेना कि शान मिट्टी में मिल चुकी है। ये सारी बातें जो हम गौरव की करते हैं, हमारे धूलि में गिर जाने के अतिरिक्त और किसी बात का प्रमाण नहीं। अतीत को देखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अतीत को आंख में रखना खतरनाक है। आंख में तो भविष्य होना चाहिए, आने वाला कल होना चाहिए। जो बीत गया कल, वो बीत गया, उसकी धूल उड़ चुकी है। अब जमीन पर कहीं खोजने से उसे खोजा नहीं जा सकता। अब जिस रास्ते पर हम चल चुके वो रास्ता समाप्त हो गया है, और उस रास्ते पर बने हुए चरण चिन्ह अब कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। जिंदगी की कहानी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कहानी। अगर हम किसी पक्षी का पीछा करें तो उसके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते हैं कहीं भी। पक्षी उड़ जाता है, पीछे आकाश खाली हो जाता है। जिंदगी में कहीं कोई चिन्ह नहीं छूटते, जिंदगी में सब विस्मृत हो जाता है। जिंदगी तो प्रमाण मानती है आज को, आज हम क्या हैं, यही प्रमाण होता है। आज हम क्या हैं, अगर इसे सोचें तो दो तीन बातें ख्याल में आएंगी। हमसे ज्यादा गरीब आदमी आज पृथ्वी पर दूसरा नहीं, हमसे ज्यादा अशिक्षित कोई कौम नहीं, हमसे ज्यादा अवैज्ञानिक कोई जाति नहीं, हमसे ज्यादा कमजोर, हमसे ज्यादा हीन, हमसे कम उम्र, हमसे ज्यादा बीमार आज जमीन पर कोई भी नहीं है। दूसरे मुल्कों की औसत उम्र 80 वर्ष को छू रही है। दूसरे मुल्कों में आज रूस में 100 वर्ष के ऊपर हजारों बूढ़े, और 150 वर्ष के ऊपर भी कुछ बूढ़े। सारी दुनिया में गरीबी विदा होने के करीब है, और हमारी गरीबी रोज बढ़ती चली जाती। जब पिछले बार बिहार में अकाल पड़ा तो मैं, एक स्वीडिश मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा, और उसने लिखा कि हम अपने बच्चों को समझाने में बहुत असमर्थ हैं कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। उसने मुझे लिखा कि जब मैं अपने छोटे बच्चे को कहा कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि क्या उनके पास अगर रोटी नहीं है तो फल भी नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास फल भी नहीं है। तो उस छोटे बच्चे ने कहा उनके रेफ्रिजरेटर में कुछ तो बचा होगा। तो उसके बाप ने कहा कि रेफ्रिजरेटर उनके पास है ही नहीं, उसमें बचने का कोई सवाल नहीं। उस बच्चे को समझना मुश्किल हुआ कि कोई कौम ऐसी हो सकती है जहां खाने को भी ना हो। सच में ही स्वीडन के बच्चे को समझना मुश्किल पड़ेगा। उसको मुश्किल इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि बच्चा जो देखता है चारों तरफ, न किसी को भीख मांगते देखता है, न किसी को गरीबी में मरते देखता है, तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है कि जमीन पर ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की संख्या में भूखे मरने की हालत में आ सकते। अभी एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किताब लिखी है 1987, और उस किताब में उसने ये घोषणा की है कि 1987 में, आज से केवल 7 साल बाद, हिंदुस्तान में
इतना बड़ा अकाल पड़ सकता है जिसमें कोई 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों के मरने की संभावना है। मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा 1987 भी बहुत दूर, अभी तो हमें 1972 की फिक्र, उसके बाद देखा जाएगा। अभी सिर्फ 1972 में जो इलेक्शन होगा उसकी नेता को फिक्र है। 7 साल बाद हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग मर सकते हैं, इसकी सारे दुनिया के अर्थशास्त्री राजी हैं इस बात के लिए कि ये होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका जितना हमें भोजन दे रहा है उतना अब आगे नहीं दे पाएगा, उसकी ताकत रोज कम होती जा रही है। अमेरिका में 4 किसान जितना काम करते हैं उनमें से 1 किसान की सारी ताकत हमें मिल रही है, और अमेरिका की ताकत देने की रोज कम होती चली जाती है। 1985 के बाद अमेरिका हिंदुस्तान को किसी तरह का अन्न देने में समर्थ नहीं होगा, और हम रोज बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। हम सिर्फ एक चीज में बहुत प्रोडक्टिव हैं, हम बच्चे पैदा करने में बहुत उत्पादक हैं, हम बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। अगर किसी दिन इस मुल्क में 10 करोड़ लोगों को किसी अकाल में मरना पड़ा तो बाकी जो लोग बचेंगे वो भी जिंदा हालत में नहीं बचेंगे, वो भी मरने की हालत में ही बचेंगे। उनका बचना बचने से भी बदतर होगा, उनका बचना शायद मरे हुए लोगों से भी ज्यादा कठिन और दूभर हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है कि सारी जमीन पर धन बरस रहा है और हम गरीब होते चले जा रहे हैं? आज अमेरिका में धन बरस रहा है और अमेरिका की कुल उम्र 300 साल की। अमेरिका में जो समाज है आज वो 300 साल पुराना, और हमारी उम्र कम से कम 10,000 साल पुरानी। हम 10,000 साल पुरानी सभ्यता और 300 साल पुरानी सभ्यता के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए खड़े हैं। न हमें शर्म आती, न हमें चिंता पैदा होती, न हमें घबराहट होती, न हमें ऐसा लगता कि हम ये क्या कर रहे हैं। दुनिया में भिखारी तो सदा रहे हैं, लेकिन कोई पूरा देश भिखारी हो सकता है, इसका उदाहरण हमने पहली बार उपस्थित किया है। आज हर चीज की हमें भीख चाहिए, इस भीख के बिना हम जी नहीं सकते। ये कब तक चलेगा? ये कैसे चल सकता है? ये तब तक चलता ही रहेगा जब तक भविष्य को निर्मित करने की हमारे पास कोई दृष्टि नहीं, कोई फिलसफी नहीं जिसमें हम भविष्य को बनाने के लिए आतुर हो जाएं। हम सिर्फ पीछे की बातें करते रहेंगे तो भविष्य को निर्मित कौन करेगा? हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे अतीत का तो भविष्य के लिए श्रम कौन करेगा? तो मैं युवा आदमी का पहला लक्षण मानता हूं भविष्य के लिए उन्मुखता, और बूढ़े आदमी का लक्षण मानता हूं अतीत के प्रति लगाव। जिस आदमी के मन में भी भविष्य के प्रति लगाव है उसकी उम्र कुछ भी हो वो जवान, और जिस आदमी के मन में भविष्य की कोई कल्पना ही नहीं है और सिर्फ अतीत का गुणगान है उसकी उम्र कुछ भी हो वो बूढ़ा है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में अभी भी जवान आदमी बहुत कम। एक दूसरी बात भी आपसे कहना चाहूंगा, बूढ़ा आदमी मृत्यु से भयभीत होता है स्वभावतः। मौत करीब आती है तो बूढ़ा आदमी मृत्यु से डरने लगता है। जवान आदमी का लक्षण एक ही है कि वो मौत से घबराता ना हो। अगर जवान आदमी भी मौत से घबराता हो तो उसका मतलब इतना ही हुआ कि वो बहुत पहले ही बूढ़ा हो गया। हिंदुस्तान में मृत्यु का इतना भय है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है। होना सबसे कम चाहिए, क्योंकि हम अकेली कौम है सारी दुनिया में जिनका ऐसा मानना है कि आत्मा अमर है और मरती नहीं। हम सारी दुनिया में ये कहते रहे हैं कि आत्मा अमर है और मरती नहीं। ये बात सच, आत्मा अमर है और मरती नहीं, लेकिन कहने से ये बात सच नहीं होती। और जरूरी नहीं है कि जो लोग कहते हो वे ऐसा मानते भी हो। आदमी का मन बहुत उल्टा है। असल में जो आदमी मरने से डरता है वो भी कह सकता है कि आत्मा अमर है, और अपने मन को समझाने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। हिंदुस्तान को देखकर ऐसा लगता है कि हम मरने से तो बहुत डरते हैं और साथ ही आत्मा के अमरता की बात भी किए चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी मंदिर में बैठकर आत्मा के अमरता का शास्त्र पढ़ने लगता है। आत्मा अमर है ऐसा पढ़ के उसके मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन
अगर ये भय के कारण ही वो पढ़ रहा है तो इस कारण कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाएगा। और अगर इस बात का ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं अमर हूं और मरूंगा नहीं, तो हमारे इस मुल्क को गुलाम बनाना असंभव हो जाता। हम 1000 साल गुलाम रहे और हम कल भविष्य में किसी भी दिन गुलाम फिर हो सकते हैं। हमारे सारे उपाय ऐसे हैं कि हम किसी भी दिन गुलाम हो सकते हैं। लेनिन ने 1920 में एक घोषणा की थी मॉस्को में कि कम्युनिज्म मॉस्को से यात्रा करके पेकिंग होता हुआ, कलकत्ते से गुजरता हुआ लंदन पहुंच जाएगा। पेकिंग तो पहुंच गया और कलकत्ते में भी पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आज कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष, चीन के चेयरमैन माओ से तुंग भारत के भी चेयरमैन हैं। ये कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे। हम गुलामी को फिर बुलाने की चेष्टा में लग गए और इसके पहले भी हिंदुस्तान में जितनी बार गुलामी आई हमने बुलाया। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाज नहीं है, हम फिर गुलामी बुला सकते हैं। हम नए नामों से गुलामी बुला लेंगे। कम्युनिज्म हिंदुस्तान के लिए गुलामी सिद्ध होगी और आज बंगाल में जो दिखाई पड़ रहा है कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। आज बंगाल में जो है वो कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम डरे हुए लोग, हम मरने से भयभीत लोग, हम बिना किसी चीज से कुछ भी आए उसे झेलने को सदा तत्पर और उसमें ही संतुष्ट हो जाने के लिए राजी लोग। बूढ़ा आदमी भय के कारण हर चीज से राजी हो जाता है, जवान आदमी लड़ता है, जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए राजी हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है सब भाग्य, जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे उपलब्ध होगा। जवान आदमी एक संघर्ष और बूढ़ा आदमी एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन। अगर गुलामी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेंगे, गरीबी आ जाए उससे भी संतोष कर लेंगे, जो भी हो जाए उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट अगर हमने होने की आदत नहीं बदली तो इस मुल्क को भविष्य में और भी महाअंधकार देखने के क्षण आ सकते हैं। मैं अभी बंगाल में था तो बंगाल में जो मुझे दिखाई पड़ा, चाहता हूं पूरे मुल्क के एक एक युवक को कह दूं कि वो गुलामी को निमंत्रण है और बंगाल राजी हो जाएगा। बंगाल में 10-25 आदमी अगर एक सड़क पर एक पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ रहेंगे। वे भीतर बैठ के इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के खिलाफ लड़ने बाहर नहीं निकलेंगे। अगर एक बस में आग लगाई जा रही तो यात्री बस में चलने वाले उतर के नीचे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर चर्चा करेंगे बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कोई उन आग लगाने वाले 5 आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। इतनी कायर कौम कैसे जवान हो सकती, इतना कमजोर चित्त कैसे जवान हो सकता। पूरा बंगाल देखता रहेगा, थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा बंगाल झुक जाएगा और आज नहीं कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा। 2 लाख आदमियों की बस्ती में 200 आदमी कुछ भी करना चाहें तो 2 लाख की बस्ती झुक जाएगी और राजी हो जाएगी। हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ तो सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था, आपको भी पता होगा। सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। तो मैंने कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं। कविताएं करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की, जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाई और जिन लोगों ने कविताएं की कोई को पद्मश्री की उपाधि मिल गई, कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए और चीन हिंदुस्तान की जमीन दबा के बैठ गया और वो सोए हुए शेर सब फिर वापस कविता करके सो गए।
उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां चले गए। लाखों मील की जमीन ने चीन ने कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार थी, वो जमीन किसी काम की ही न थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होता था। अगर वो जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार था, पहले ही जमीन छोड़ देनी थी। और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं उन नेताओं से कहता हूं कि अभी भी देश में जितनी जमीन और बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए, ताकि कोई झंझट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त को मैं बूढ़ा, ओल्ड माइंड, बूढ़ा चित्त कहता हूं। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है। इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा, अतीत की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा, भविष्य की योजना बनानी होगी, संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला चाहिए, एक सृजन की आग चाहिए। और वो आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते, जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दासता को मिटाने की कसम खाते हैं, तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी करूंगा। मैंने सुना है जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया, बहुत छोटा राज्य, और बड़े राज्य ने हमला किया। उसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा, सेनाएं कम हैं, साधन कम है, हार निश्चित, इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, हार स्वीकार कर ले। उस सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हें समझता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो, जवान हो, तुम इतने बूढ़े साबित हुए। लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबराया। गांव में एक फकीर था, सम्राट उसके पास गया। जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी उस फकीर से सलाह लेने वो गया। उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी ये बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वो हो जाता है, और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबराया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था, वो डर गया। और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा? लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। वो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत। उन सैनिकों ने कहा देवता कैसे बताएगा, और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा भाषा समझने का उपाय मेरे पास। उसने खीसे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे, और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गईं, जीवन मरण का सवाल था। वो रुपया नीचे गिरा, वो सीधा गिरा। उस फकीर ने कहा तुम फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं है। हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते, परमात्मा साथ है। सिक्के को खीसे में रखते हुए युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीतकर वे वापस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दे, जिस परमात्मा ने हमें जिताया। उस फकीर ने कहा परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा आप भूल गए, मालूम होता युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं। तो उस फकीर ने कहा तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं था।